आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। गांव के इकलौते स्कूल विद्यासागर में आज रात से ही जिग्नेश का काम शुरू होने वाला था। दरअसल जिग्नेश को विद्यासागर स्कूल में चपरासी का काम मिला था। काम के मुताबिक उसे दिन में तो ड्यूटी करना ही था, साथ ही रोज रात को स्कूल में रुककर उसे चौकीदारी भी करनी थी। हालांकि काम थोड़ा ज्यादा जरूर था, मगर इन सारे कामों के बदले जिग्नेश को एक अच्छी तनख्वाह मिलने वाली थी। शाम के तकरीबन 4:30 बजे जब सारे बच्चों की छुट्टी हुई तो एकाएक सारे मास्टर भी अपने अपने घर को निकलने लगे। तभी हेडमास्टर साहब चलते हुए जिग्नेश के पास आए और बोले, सारे बच्चे निकल गए हैं तो एकाएक सारे क्लासरूम का दरवाज़ा जाकर बंद कर दो। अब मैं भी निकलता हूँ, कल सुबह मुलाकात होगी, अपना ध्यान रखना। इतना कहकर हेडमास्टर साहब एक तरफ चले गए और जिग्नेश सभी कमरों का दरवाज़ा बंद करने के लिए दूसरी तरफ चला गया। बच्चों की शोर से गूंजता स्कूल अब धीरे धीरे खामोशी के गिरफ्त में था। सारे कमरों का दरवाज़ा बंद करने के बाद जिग्नेश जब तक नीचे आया तब तक पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था, जो कि इस ठंड के मौसम में लाजमी ही था। स्कूल 3 मंजिला था और कमरों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए जिग्नेश कहीं पर भी 2-3 बेंचों को सटाकर आराम से सो सकता था। रजाई और बिस्तर वगैरह सब कुछ उसे स्कूल की तरफ से ही मिला था। अंधेरा हो जाने के बाद स्कूल देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा था। ना तो किसी फ्लोर में एक भी लाइट जल रही थी और ना ही उस पूरे बिल्डिंग में जिग्नेश के अलावा दूसरा कोई मौजूद था। जिग्नेश को स्कूल में रात बिताने को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ी घबराहट भी हो रही थी, क्योंकि इस काम में आज उसका पहला दिन था। खैर, एक लंबी सांस भरकर जिग्नेश सोचने लगा कि आज वो किस मंजिल पर रहेगा। ग्राउंड फ्लोर के सभी कमरों में ताला लगा हुआ था, क्योंकि वो सारे कमरे सामानों से भरे पड़े थे। इसलिए अब जिग्नेश या तो दूसरे फ्लोर में रुक सकता था या फिर तीसरे फ्लोर में। बहुत सोचने के बाद जिग्नेश ने दूसरी मंजिल पर रात कटाने का फैसला किया और मन में ये ठानते ही वो सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पर जाने लगा। जिग्नेश अभी सीढ़ियां चढ़ ही रहा था कि तभी उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई उसके साथ साथ सीढ़ियां चढ़ रहा हो, क्योंकि जिग्नेश अपने कदमों के साथ साथ किसी और के कदमों की आवाज भी साफ तौर पर सुन पा रहा था। उसने तुरंत अपनी टॉर्च की लाइट चारों तरफ घुमाई, मगर टॉर्च की रोशनी में टूटी फूटी पुरानी सीढ़ियों को छोड़कर बाकी कुछ जिग्नेश को नहीं दिखा। जिग्नेश को लगा ये उसके मन का वहम होगा, मगर जब जिग्नेश सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पर रुका तब भी वो सीढ़ियां चढ़ने की आवाज आती रही और आवाज सुनकर जिग्नेश ने यह साफ तौर पर महसूस किया कि वो सीढ़ी चढ़ने की आवाज धीरे धीरे तीसरी मंजिल पर जाकर खत्म हो गई। पहले पहले तो जिग्नेश काफी डर सा गया, मगर फिर उसने सोचा शायद उसी के कदमों की आवाज पूरे फ्लोर में गूंज रही होगी और ये सिर्फ उसका एक वहम मात्र है। बाकी अगर कोई होता तो दिखता जरूर। यही सब सोचते सोचते जिग्नेश एक क्लासरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया और अंदर जाकर दरवाज़ा बंद करके बैठ गया। रात और ठंड दोनों ही धीरे धीरे घनी होती जा रही थी। कुछ घंटों के बाद जिग्नेश ने घर से लाया हुआ खाना खाया और खाना पीना हो जाने के बाद सोने की तैयारी करने लगा।
उसने क्लासरूम के 3 बेंचों को आपस में जोड़ा और अपना बिस्तर लगाकर उसी पर लेट गया। लेट तो वो गया था, मगर नींद शायद जिग्नेश की आंखों से कोसों दूर थी। बिस्तर पर लेटे लेटे जिग्नेश अभी सोने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक तेज आवाज आई, जैसे किसी ने जिग्नेश के ठीक ऊपर वाले क्लासरूम में बेंच सरकाया हो। हालांकि ये आवाज़ें दिन के शोर शराबे में उतनी तेजी से नहीं सुनाई देती, मगर रात की उस गहरी खामोशी में वो आवाज़ ऐसे सुनाई पड़ रही थी जैसे कान के पास से ही आ रही हो। पहले तो जिग्नेश ने सोचा ज़रूर कोई चूहा वगैरह होगा, मगर फिर उसे ख्याल आया कि कोई चूहा बेंच तो नहीं सरका सकता। हालांकि उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी, मगर फिर भी हिम्मत जुटाकर उसने तीसरी मंजिल पर जाने के लिए खुद को तैयार कर ही लिया और टॉर्च उठाकर तीसरी मंजिल की तरफ चलता बना। सीढ़ियां चढ़कर जिग्नेश जैसे ही तीसरी मंजिल पर पैर रखा तो उसके शरीर के रोंगटे एकदम से फूलने लगे और उसे बहुत तेज ठंड लगने लगी। अब ऐसा क्यों हो रहा था, जिग्नेश को कोई आइडिया नहीं था। उसे तो ऐसा ही लग रहा था कि शायद यहाँ इस तीसरी मंजिल पर ठंड ज़्यादा है, लिहाजा वो आगे बढ़ने लगा। चलते चलते वो हर एक क्लासरूम के दरवाजे पर टॉर्च मार मार कर देख रहा था कि कहीं किसी कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ तो नहीं है। अभी वो टॉर्च मारते मारते आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसने देखा कि एक क्लासरूम का दरवाज़ा खुला हुआ है। उस खुले हुए दरवाजे को देखकर जिग्नेश को बहुत हैरानी हुई कि आखिर ये दरवाज़ा अपने आप ही खुला तो खुला कैसे, क्योंकि जिग्नेश को अच्छे से याद है कि उसने इस कमरे का दरवाज़ा सही से बंद किया था। खैर, डरते डरते जिग्नेश उस क्लासरूम में दाखिल हुआ। टॉर्च घुमाकर चारों तरफ देखा, मगर उस कमरे में कोई नहीं था और ना ही कोई बेंच अपनी जगह से हिला हुआ नजर आ रहा था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। पूरा कमरा जांच लेने के बाद भी जब जिग्नेश को कोई अजीब चीज नहीं दिखी तो वो कमरे से बाहर निकला और दरवाज़ा लॉक करके वापस दूसरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ जाने लगा। जिग्नेश अभी सीढ़ियों की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसे पीछे की तरफ से किसी के फ्लोर पर दौड़ने की आवाज़ आने लगी। आवाज़ सुनकर जिग्नेश चौंकते हुए एकदम से पीछे मुड़ा, मगर पीछे कोई नहीं था। जिग्नेश को अब समझ आने लगा था कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, इसलिए वो अपने कदम तेजी से चलाने लगा। जिग्नेश अभी चलकर सीढ़ियों के पास पहुंचा ही था कि तभी उसे पीछे से आवाज़ आई, अंकल इधर हूँ मैं। उस आवाज़ को सुनकर जिग्नेश के बदन में खून की जगह डर दौड़ने लगा, मगर फिर भी हिम्मत जुटाकर वो पीछे पलटा तो पाया कि फ्लोर के उस तरफ जहां लोहे की रेलिंग लगी हुई थी, उस तरफ एक बच्चा रेलिंग के ऊपर खड़ा है। उस बच्चे की उम्र यही कोई 15-16 साल के आसपास की रही होगी। तभी उस बच्चे ने चिल्लाकर जिग्नेश को कहा, अंकल टॉर्च मत जलाओ। जिग्नेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो उस बच्चे को क्या जवाब दे। वो किसी भूत की तरह खड़े होकर सिर्फ उस बच्चे को देखे जा रहा था, मगर तभी उस बच्चे ने जिग्नेश की तरफ देखते हुए बिल्डिंग से नीचे छलांग लगा दी। ये देखकर जिग्नेश के होश उड़ गए और वो दौड़ता हुआ नीचे पहुंचा, मगर चौंकाने वाली बात तो ये थी कि वहां नीचे कोई बच्चा नहीं था। जिग्नेश को समझ आ गया कि यहाँ ज़्यादा देर तक रुकना
उसके लिए ठीक नहीं होगा, इसलिए वो स्कूल में ना रुककर सीधे घर आ गया। अगले दिन जब जिग्नेश वापस स्कूल गया तो उसने हेडमास्टर साहब को पूरी बात बता दी। सारी बात सुनकर हेडमास्टर साहब ने बताया कि आज से कुछ साल पहले बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाने की वजह से उस बच्चे ने स्कूल के तीसरे मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी थी। उसी की मौत के बाद से ही उस तीसरी मंजिल पर अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगीं। इससे पहले स्कूल ने बहुत से चपरासी रखे थे, मगर कोई भी एक रात से ज्यादा टिक नहीं सका। ये सब सुनकर जिग्नेश ने उसी दिन उसी वक्त वो नौकरी हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। मेरा खलासी राजू पिछले 15 मिनट से ढाबे में खाना लाने के लिए घुसा है, मगर पता नहीं क्यों वो अभी तक खाना लेकर लौटा नहीं। तेज भूख की वजह से पेट के चूहे भी मर चुके थे। लाख कोशिशों के बावजूद भी जब मुझसे रहा नहीं गया, तब मैंने अपना फ़ोन उठाया और राजू को फ़ोन मिलाने जा ही रहा था कि तभी खाना लेकर राजू ट्रक में आ गया। उसके आते ही मैंने पूछा, क्या कर रहा था इतनी देर से? इस पर राजू बोला, अरे वो गर्मा गर्म बनवा रहा था ना, इसलिए टाइम लग गया। चलिए उस्ताद, खाना खाते हैं। खाना सच में बड़ा स्वादिष्ट था। अब खाना अच्छा था या मेरी भूख बढ़ी हुई थी ये नहीं मालूम, मगर हाँ, खाना खाकर मज़ा आ गया। अभी हम खाना खा ही रहे थे कि तभी राजू के पास वाली खिड़की पर कोई भिखारी आकर खड़ा हो गया और हाथ बढ़ाकर कुछ देने के लिए बोलने लगा। पहली बार तो राजू ने उसे कुछ भी देने से साफ इनकार कर दिया, मगर इसके बावजूद भी वो जब नहीं माना तब राजू ने उसे डांटकर भगा दिया। मगर जाते जाते उस भिखारी ने कहा, अच्छा नहीं किया तुम लोगों ने, बहुत गलत किया। इतना बोलकर वो भिखारी वहाँ से चला गया। उस वक्त तो हमने उसकी बात को हवा में उड़ा दिया, मगर हमें पता नहीं था कि कभी कदार लोगों की बद्दुआ भी लग जाती है। खैर, खाना ख़त्म करने के बाद ट्रक स्टार्ट करके हमने अपना सफ़र शुरू किया। हाईवे पर फैला सन्नाटा ही ये बताने के लिए काफ़ी था कि रात बहुत हो चुकी है। 70-80 की रफ्तार में हमारी ट्रक आगे बढ़े जा रही थी। हाईवे पर जितना सन्नाटा था उतना ही अंधेरा। मन में मौसम बिगड़ने का डर भी था, क्योंकि बीच बीच में बादलों की गर्जन और बिजली की चमकाहट हम साफ सुन और देख पा रहे थे। खैर, ट्रक चले जा रही थी। स्कूल बेंच और फर्नीचर से ट्रक पूरा भरा हुआ था। हमें जिस गांव में माल उतारना था वो अभी काफ़ी दूर था। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे, तभी राजू बोला, उस्ताद, आगे मोड़ से दाएं ले लेना। इस पर मैंने पूछा, क्यों, रास्ता तो सीधा है ना? इस पर राजू बोला, उस्ताद ये शॉर्टकट है, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। मैंने भी सोचा कि अगर थोड़ा जल्दी माल डिलीवर कर देंगे तो हमारा ही अच्छा होगा, और वैसे भी मैं बहुत बार सैकड़ों शॉर्टकट रास्तों से गुजर चुका हूँ, इसलिए मैंने भी बिना किसी अगर मगर के सामने मोड़ पर जाकर ट्रक को दाईं ओर मोड़ लिया। अब हमारे सामने जो रास्ता था वो रास्ता कम, जंगल ज़्यादा लग रहा था। घने लंबे पेड़ रोड की ओर इतना झुके हुए थे कि हमारी ट्रक बार बार उन पेड़ की टहनियों से टकरा रही थी। रास्ते का ऐसा हाल देखकर मैंने राजू से पूछा, तुझे पक्का पता तो है ना कि यही है वो शॉर्टकट? इस पर राजू बोला, इधर से ही सुना था मैंने, पर ये था या इसके आगे वाला समझ नहीं आ रहा। इस पर मैंने बोला, क्या यार, जब मालूम नहीं था तो क्यों बोला यहाँ आने के लिए? अब उतना घूम कर जाना पड़ेगा। इस पर राजू बोला, नहीं नहीं उस्ताद,
यही है वो रास्ता, सामने बोर्ड देखिए। राजू के कहने पर मैंने जब सामने देखा तो सड़क के किनारे पर एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था बनिहार गांव 49 किलोमीटर। उस बोर्ड को देखकर मुझे थोड़ी शांति मिली और मैं बेझिझक ट्रक को भगाने लगा। मगर एक बात अभी भी खटक रही थी कि उस पूरे रास्ते पर हमारी ट्रक के अलावा और कोई गाड़ी नहीं थी, सिर्फ खामोशी और सन्नाटा। मेरी ट्रक और रात कीड़ों की आवाज़ें उस रास्ते की खामोशी को तोड़ने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, लेकिन दूर दूर तक सिर्फ जंगल होने की वजह से इन छोटी मोटी आवाज़ें उस गहरी खामोशी का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे थे। उस सुनसान रास्ते पर अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी सामने सड़क पर हमें एक चेक पोस्ट दिखा। मगर अजीब बात तो ये थी कि उस चेक पोस्ट पर ना तो कोई पुलिस वाला था और ना ही कोई गाड़ी। चेक पोस्ट का फाटक गिरा हुआ था, लिहाजा मैंने फाटक से कुछ ही दूरी पर ट्रक रोक दिया और नीचे उतरकर फाटक की ओर बढ़ने लगे। मेरी देखा देखी राजू भी उतर चुका था। मैंने एक नज़र चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ दूर दूर तक इंसान तो दूर एक परिंदा तलक भी दिख नहीं रहा था। जहाँ तक नज़र जा रही थी सिर्फ खामोशी और सन्नाटा। जब बहुत खोजने के बाद भी कोई नहीं दिखा, तब मैं और राजू फाटक के पास गए और अपने हाथों की मदद से फाटक को उठाने की कोशिश करने लगे। मैंने जैसे ही फाटक को हाथ लगाया कि तभी मेरे हाथ में चिपचिपा सा कुछ लगा। मैंने जब अपनी हथेली को देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरी हथेली पर खून लगा हुआ था। मैंने अपनी हथेली को राजू की तरफ मुड़ाया। मेरी हथेली देखकर राजू बोला, क्या हुआ? क्या? फाटक हटाओ। राजू से ये जवाब पाकर मैंने जब अपनी हथेली को वापस से देखा तो मैं दंग रह गया, क्योंकि मेरी हथेली पर लगा सारा खून अब गायब हो चुका था। मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, मगर मैंने राजू से कुछ नहीं बोला और चुपचाप फाटक उठाने में उसकी मदद करने लगा। कुछ ही देर में हम दोनों ने मिलकर फाटक उठा दिया और ट्रक लेकर आगे बढ़ गए। आगे का रास्ता और भी ज़्यादा खाली था। इधर जंगल बहुत घना था, इतना कि जंगल की वजह से रोड छोटा हो गया था। तभी राजू बोला, उस्ताद, वो फाटक खाली क्यों था? इस पर मैं बोला, पता नहीं। इतना बोलकर मैं ट्रक चलाने पर ध्यान देने लगा। अभी मैं ट्रक चला ही रहा था कि तभी ट्रक के ऊपर से खटपट की कुछ आवाज़ें आने लगी। मुझे लगा शायद झुकी हुई पेड़ की टहनियाँ ट्रक से टकरा रही होंगी, मगर ऐसा नहीं था। मैंने सिर झुकाकर ऊपर की ओर देखा, लेकिन पेड़ रास्ते और ट्रक से काफ़ी ऊपर थे। तभी मैंने राजू से बोला, यह आवाज़ कैसी है यार? अभी मैंने इतना कहा ही था कि तभी ट्रक की वाइंड शील्ड पर ऊपर से 2 पैर लटकते दिखे। मैं और राजू दोनों ही हैरान थे कि भला कोई चलती ट्रक के ऊपर कैसे बैठ सकता है। हालांकि उस वक्त हमें ट्रक रोककर देखना चाहिए था, मगर हम दोनों में से कोई भी इतना हिम्मत वाला नहीं था कि ट्रक से बाहर निकलकर देख सके। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। तभी राजू बोला, उस्ताद, ट्रक की स्पीड बढ़ा दो, जो भी होगा अपने आप गिर जाएगा। राजू की ये बात मुझे ठीक लगी और बिना कुछ सोचे समझे मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो जो कोई भी था अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। मैं और राजू डर के मारे थर-थर काँप रहे थे, मगर समझ नहीं आ रहा था कि इस बला से पीछा कैसे छुड़ाया जाए। डर के मारे स्टीयरिंग पर मेरे हाथ लगातार काँप रहे थे
और अंत में वही हुआ जिसका मुझे डर था। ट्रक रास्ते के किनारे एक पेड़ से जा टकराई, जिसके साथ ही मैं बेहोश हो गया। पता नहीं कितनी देर मैं बेहोश रहा, मगर जब मेरी आंख खुली तब मैं एक खड्डे में पड़ा हुआ था। मुझ पर मिट्टी फेंकी जा रही थी। मैं हड़बड़ाकर उठ गया तो देखा कि सफ़ेद कपड़ों में 3-4 लोग मुझ पर मिट्टी फेंक रहे हैं। उन सभी के चेहरे बड़े अजीब से थे। मैंने उस खड्डे से निकलने की कोशिश की और 2-4 बार हाथ पैर मारने पर मैं उस खड्डे से निकल भी गया। उस खड्डे से निकलकर मैंने जब इधर उधर देखा तो पाया कि आसपास सिर्फ कब्र ही कब्र है। मतलब ये कि वो एक कब्रिस्तान था। मैं बिना देरी किए राजू को ढूंढने लगा, लेकिन मुझे राजू कहीं पर भी दिख नहीं रहा था। वो अजीब लोग भी मेरे पीछे पीछे घूमे जा रहे थे। मैं पागलों की तरह आवाज़ लगाकर राजू को ढूंढे जा रहा था, लेकिन राजू उस पूरे कब्रिस्तान में कहीं नहीं था। तभी अचानक ही किसी ने पीछे से मेरी गर्दन पकड़ ली। पीछे मुड़कर देखा तो वही तीनों अजीब लोग थे। तभी उन्होंने मुझे एक झटके से ज़मीन पर पटक दिया और घसीटकर मुझे उसी कब्र के पास ले जाने लगे जहाँ से मैं निकला था। लेकिन तभी किसी ने पीछे से मेरा पैर पकड़ा। वो जो कोई भी था, उसके पैर पकड़ते ही उन तीनों अजीब लोगों ने मुझे एकदम से छोड़ दिया और हवा में कहीं धुआं हो गए। मैंने पलटकर सामने देखा तो राजू था। राजू ने मुझे सहारा देकर उठाया और बोला, उस्ताद चलिए, यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। फिर मैं और राजू कब्रिस्तान से बाहर की ओर जाने लगे। अभी हम कब्रिस्तान से बाहर निकलने ही वाले थे, तभी राजू बोला, उस्ताद आप चलो, मैं आता हूँ, ट्रक बाहर ही पड़ी है। लिहाजा मैं कब्रिस्तान से बाहर निकल गया तो मेरी ट्रक सामने ही पड़ी थी। ट्रक की हालत बहुत ख़राब थी। मैं चलकर ट्रक के पास गया और ट्रक में पड़े अपने फ़ोन को निकालने के लिए जैसे ही ट्रक का दरवाज़ा खोला तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मेरी बगल वाली सीट पर राजू पड़ा हुआ था और उसकी सांसें थम चुकी थीं। मतलब ये कि थोड़ी देर पहले जिसने मेरी जान बचाई थी वो राजू नहीं बल्कि उसकी आत्मा थी। राजू की लाश देखकर मैं फूट फूट कर रो दिया और उस दिन के बाद से मुझे राजू की आत्मा कभी नहीं दिखी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।